गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 की गद्य पाठ 2 बुढ़ी काकी इस कहानी को आज हम समझेंगे। तो इसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी अच्छी और समाज को कुछ प्रेरणा देती हुई कहानियाँ लिखी है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए हैं, निबंध भी लिखे हैं, बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, करबला और संग्राम उनके नाटक भी है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के एक महान मुंशी प्रेमचंद एक साहित्यकार भी हैं और श्रेष्ठ एक लेखक भी हैं। तो आज हम उसकी प्रिय कहानी बुढ़ी काकी को आज हम समझेंगे। तो पहले विद्यार्थी मित्रों उसका परिचय हम लेते हैं जो इस कहानी में कहा गया है बुढ़ी काकी के बारे में। बुढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है। समाज में वे बड़े होने के कारण उसको तुच्छकार मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, यह मूल कहानी का एक संक्षिप्त रूप है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक ही ऐसा पात्र है जो दयनीय है और वह पात्र है बुढ़ी काकी। हम इस कहानी को आज समझते हैं। बुढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजे बुद्धिराम को अपनी पूरी संपत्ति लिख देती है। उसके बारे में तो वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो जाती है। बुढ़ी काकी का एक दुख था और वह दुख था बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का बहुत ही दुख था। खाना समय पर न मिलता था या खाने की मात्रा कम होती थी। इस बात पर वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। रोती वे तब भी थी जब अक्सर बच्चे उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्हें चुटकी काट कर भाग जाते थे या उन पर पानी की कुल्ली कर देते थे, पर उनके इस रोने पर उनकी और किसी का ध्यान नहीं जाता था। बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा लगाव यदि किसी को था तो वह बुद्धिराम की बेटी लाडली थी। लाडली के लिए बुढ़ी काकी सुरक्षा का काम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की खाने की चीजें बुढ़ी काकी की सुरक्षा से
सुरक्षा में आराम से खा पीती थी, इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी। सुखराम के घर जब तिलक का प्रसंग आता है, बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव जब मनाया जाता है, इस अवसर पर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और आदि व्यंजन तली जा रही थी, मिठाइयाँ भी बन रही थी और मसालेदार सब्जी भी बन रही थी। इन सब की सुगंध बुढ़ी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर वे मन मसोस कर रह गई। शुभ अवसर पर रोना बुरा हो जाता है। बुढ़ी काकी का यह कड़ाह, ये रोने या गला फाड़ पड़कर रोने की जो आदत थी वो पहले से ही थी और उसको सबसे प्रिय भोजन था। बुढ़ी काकी की कल्पना में लाल फुली हुई पुड़िया नाचने लगती थी। उसकी आंखों में वह पुड़िया झच गई थी। वे धीरे धीरे रेंगते हुए उस कड़ाह के पास पहुंच जाती है जिसमें पुड़िया निकाली जा रही थी, मगर तभी रूपा की नजर उन पर पड़ती है और वह जल भुन उठती है। वह तुरंत काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह से फटकारती है, उसे भला बुरा सुनाती है। बुढ़ी काकी सन्न हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। वह रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है। अब वे अपनी जल्दबाजी पर दुखी होती है। वे रूपा की जिंदगी को उचित मानती है और अपने लिए पछताती है। वे निश्चित करती है कि जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आएगा वे बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन कुछ समय और बीत जाता है, उससे रहा नहीं गया। फिर सरकती हुई आंगन में जा पहुंचती है। वे देखती है कि मेहमान मंडली अभी भी भोजन की पांत पर बैठे हुए हैं और सभी मिठाइयां खा रहे हैं। बुढ़ी काकी अपने रूम के अंदर बैठी हुई, अपने घर के अंदर जो एक बंद दरवाजे में बैठी हुई एक खिड़की से वहां सब देखती रहती है। बुढ़ी काकी को आया हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है और बुद्धिराम बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह लपक कर आता है और बुढ़ी काकी को दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में फिर से वहां से लाकर दूसरी कोठरी में वहां पर पटक जाता है। वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बुढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय भी करते हैं, भला बुरा सुनाते हैं और अपमानित करते हैं। आमंत्रित मेहमानों, घर वालों, बाजे बजाने वालों, नाचने गाने वालों सभी को भोजन भरपेट मिलता है। धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया, लेकिन बुढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली इससे बहुत दुखी होती है। उसने अपने हिस्से की जो पुड़िया थी, जो भोजन था, बुढ़ी काकी को खिलाने के लिए वह अपने पास सुरक्षित रख लेती है। वह उन्हें बुढ़ी काकी को देंगी, पर वह अपनी मां के डर से उनके पास नहीं जा रही थी। लाडली और बुढ़ी काकी बहुत ही आपस में प्रेम और एक मिलजुल कर का भाव पहले से ही था। बुढ़ी काकी इंतजार करते करते निराश हो जाती है। ग्लानि से उनका गला भर जाता है, रो पड़ती है, रोती भी है, पर आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। डर के मारे वो रो भी नहीं पा रही थी। जब वह सो गए तो लाडली बुढ़ी काकी के पास पहुंच जाती है। उसने बुढ़ी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की जो पुड़िया थी, जो भोजन था, उसमें से उसने थोड़ा बचाया है। उसको
वह लेकर आती है और कहती है वे खा लें। इतना सुनते ही बुढ़ी काकी पूड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पूड़ियां खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पूड़ियां मांग कर लाए, बहुत मुझे भूख लगी है। इस तरह से लाडली को कहती है, पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। पूड़ियों के झूठे टुकड़े पड़े हुए थे, बुढ़ी काकी से रहा नहीं जाता है। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहां पहुंचती है जहां झूठे पतल पड़े थे। वे बैठ जाती है और उन पतलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े तथा पतलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा उठाकर बखनाते हुए खाने लगती है। हृदय कंपा देने वाला ये दृश्य था। तभी सो रही रूपा की नींद खुल जाती है और वह लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास खड़ी है और बुढ़ी काकी पतलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य है। देखकर रूपा सन्न रह जाती है, करुणा से ये भर जाती है, भय से उसकी आंखें भी भर जाती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दय है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है, वह भंडार का दरवाजा खोलती है। एक थाली से भी सभी प्रकार के जो व्यंजन थे उसको सजाती है। वहां बुढ़ी काकी को वहां से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए वह कहती है। वहां बुढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा मांगती है। प्रार्थना करने के लिए वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बुढ़ी काकी की यह हालत देखकर वह रो भी पड़ती है। बुढ़ी काकी को भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। और वहां पर कहानी तो पूर्ण होती है विद्यार्थी मित्रों, पर कहने का तात्पर्य यह है यहाँ इस कहानी से कि बुढ़ी काकी की जो एक जो हालत है, वो उसके पास बहुत धन दौलत थी, पैसा था, सब उस भतीजे के नाम करके भी वह एक भिखारन की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसी दयनीय हालत में वह अपना जीवन बिता रही है। और अंत में प्रेमचंद मुंशी जी कहते हैं कि उसको पछतावा भी होता है। जब वह ऐसा कार्य करती है तब उसको पछतावा भी होता है और वह माफी भी मांग लेती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें संदेश यह मिलता है, जो हमारे बड़े हो उससे आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक हमारा वर्तन होना चाहिए। यदि हमारे घर कोई भी अतिथि आए तो सत्कार पूर्वक उसका सम्मान करके प्रेम और मिठास से उसकी आगता और स्वागता करनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए हमारे जो संस्कार है, जो हमने हमारे बुजुर्ग से मिले हैं, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हो उससे आदर पूर्वक हमारा व्यवहार ही हमारा संस्कार है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यह कहानी का एक संक्षिप्त भावार्थ समझा है। आगे की वीडियो में इसका पार्ट 2 यानी कि बुढ़ी काकी जो शीर्षक है, टाइटल है, उसका हम प्रश्न के रूप में उसकी चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे